हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 5 जून को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है, जिसे कि आम भाषा में आईएएस की परीक्षा भी कहा जाता है। तो इसमें आए जीएस के 100 प्रश्न को आज हम डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनके संभावित आंसर कौन है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने सेट ए का प्रश्न पत्र है, जिसमें जीएस के 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो उसके आंसर को जानने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है कि त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपवन से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है दोस्तों, पहला है कि अंकित प्रभावी विनिमय दर रुपए की मूल वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है। तीसरा है कि अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति NEER और REER के बीच वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो देखना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 जो है कि बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमारा कथन है कि यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों खरीद सकता है। दूसरा है कि यदि रुपए की तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। तीसरा है कि यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। तो देखना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन है कि ये G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा है कि यह आधान्य ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। तो इनमें से देखना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 दोनों बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलगन बॉन्ड के क्या लाभ हैं। तो देखना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो सरकार IIBS के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा है कि IIBS निवेशकों की मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा है कि IIBS पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन है, हम अपने प्लेटफॉर्मों के ब्याज बाजार के स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपना माल का विक्रय भी कर सकते हैं। दूसरा है, वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन है जो कूट है जो कि सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 है। केवल 2 का कथन है वो जो कि है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। तो चार कथन दिया हुआ है, उसमें से देखना है कि ये कौन सा सही उत्तर है। तो पहला है कि किसानों का अपनी फसल काटना। दूसरा है कपड़ों मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। तीसरा है कि किसी वाणिज्य बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना। चौथा है कि किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य को बॉन्ड जारी करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 है जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है
कि किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो देखना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। दूसरा है कि ऋण वित्तीयन के पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो देखना है दोस्तों कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। इनमें ये दोनों कथन है जो कि बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहणों के लिए किया जाता है। दूसरा है कि नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियों आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। तो देखना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से सही कथन को चुनना है। तो पहला है कि एच.एन. न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा है कि भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। तीसरा है कि भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। चौथा है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के लिए विश्व के कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति निहित है। तो दोस्तों इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 है, जो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। दूसरा है जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वो अपनी अनुमति दे। तीसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन है कि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। दूसरा है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधान मंत्रियों को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अन्य शक्तियां है। तो पहला है आपात की उद्घोषणा का समर्थन करना। दूसरा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमारा पहला कथन है, यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम दृष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 100 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल न हो सकता है। दूसरा है कि यह कानून कोई समयावधि नहीं देता है कि जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो दोस्तों देखना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी है जिन्होंने भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। दूसरा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे सकता है जब वो सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो देखना है दोस्तों कि इसका कौन सा सही कथन कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न तो 2, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि किसी
प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। दूसरा है कि किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वो सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा। तीसरा है जो कोई भी लोक प्रबंध शक्ति अधिकार परीक्षा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है। तो देखना है दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 है जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इससे अवश्य अपनाना चाहिए। दूसरा है चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्यापित है अंतोगत्वा भारत के हर एक नागरिक को इसका हिस्सा होना चाहिए। तीसरा ये पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो देखना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल 3 है जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा को उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला प्रश्न है कि पहला कथन है कि लोकसभा के कार्यपद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। दूसरा है ये आज्ञापक्ष उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से हो या शासक दल से होगा। तीसरा है कि संसद की सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकता है। चौथा है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है तो और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3 है जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोदबावी स्रोत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिससे धान के खेतों की बारी बारी से कलेंदन शुष्कन किया जाता है तो परिणाम होता है पहला है बीजों की कम आवश्यकता, दूसरा मीथेन का कम उत्पादन, तीसरा है बिजली की कम खपत। तो कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लेक फागुविन मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पेनार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर दिया हुआ है दोस्तों और पर्वत का नाम दिया हुआ है। तो पहला है नामचा बरबा, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है नोकरेक। तो दोस्तों सही सुमेलित करके देखना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल 2 नंदा देवी कुमायूं हिमालय परिस्थिति ये बिल्कुल सही है, बाकी दोनों गलत है। अगला प्रश्न है कि अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र को लिवेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित देशों पे विचार करना है। पहला है अजरबैजान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, पांचवा है उज्बेकिस्तान। तो उपयुक्त में से किसकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ साथ लगती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केवल 3, 4 और 5। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों कथन है मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, दूसरा है मोनाजाइट में थोरियम होता है, तीसरा है भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है, तीसरा है भारत में केवल सरकारी निकाय मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जून महीना का दूसरा पखवाड़ा में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो झील और स्थान का नाम दिया गया है दोस्तों, तो देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार करना है। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, तो उपयुक्त में से कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वेब 3.0 प्रौद्योगिकी के व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है। दूसरा है कि वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकता है। और तीसरा है कि वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामयिक रूप से प्रचालित किया जाता है। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर की सेवा के संदर्भ सेवा के रूप में संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी कथन हैं जो कि सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यम में बहुचर्चित प्रवाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोई मिसाइल पृथ्वी के पारित किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है, वो पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर को त्यागता है। अगला प्रश्न है कि क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम संगणन में। अगला प्रश्न है कि निकट निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन दिया गया है और उसमें से देखना है कि उपरोक्त में से कौन सी लघु प्रास युक्तियाँ प्रौद्योगिकियाँ मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन पर विचार करके उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 3 जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रजैविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है और तीसरा है कि कोवैक्सीन निष्क्रिय रोगजनक आधारित है। ये दोनों हैं जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई मुख्य और तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा संभव प्रभाव होंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3, 4, 6 और 7। आपका अगला प्रश्न दोस्तों कि जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए हैं वचनों की निगरानी करता है तो वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान संगठन के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखना है। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमि इसकी गुर्दों की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमि को कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र भूमि के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा, अतः शोधन और वाष्पन शामिल होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में कथनों पर विचार करके उपयुक्त कथन के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4। अगला प्रश्न दोस्तों कि कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथन में से देखना है कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेक्ट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन कौन सी कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन महाशीर है, जो कि एक पक्षी नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन में से कौन से नाइट्रोजन यौगीकरण पादप हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में किस एक में जीव सेल प्रौद्योगिकी की बातें होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स की बहाली। अगला प्रश्न दोस्तों कि मियावाकी उत्पत्ति किसके लिए विख्यात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शहरी क्षेत्र में लघु वन का सृजन। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरिक्त वर्षों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किससे निर्देशित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिक्के को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता श्रेणियों में विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन के माध्यम से कौन कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 है, जो कि सही है। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। अगला प्रश्न है कि भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। दिग्नाग है, जो कि बौद्ध विद्वान है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 है, जो बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुल्हा दारन कहलाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सैयद। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करता है और उसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, जो है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस और कथन से कौन कौन सा माने सही है उसको देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन के माध्यम से उत्तर को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में गिने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों राज्य है जो कि चाय उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न दोस्तों की निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको जानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न दोस्तों कि बैंक बोर्ड यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है कि परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन किसका सदस्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में सही कथन को चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न दोस्तों कि नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल एक युग्म। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंद के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रम ब्यूरो। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसमें जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपका इसका सही प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्यक्ष समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 3। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोट को सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। अगला प्रश्न दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन के माध्यम से देखना है कि कौन कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन है वो देखना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 4। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना है कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरण से उपयुक्त है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और ना ही 2, कोई कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और प्रश्न से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 है जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित देशों पर विचार करना है और तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 और 5, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 है जो बिल्कुल सही है। केरल में पूर्णतः शोर संगठित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 3 जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कभी कभी समाचारों में उल्लेखित सेंगाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका केवल 3 युग्म, ऑप्शन नंबर सी, लेबनान, आर्थिक और लंबे समय की आर्थिक मंदी, ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, समाचार पत्र उद्देश्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म। अगला प्रश्न दोस्तों को वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपका इसका सही कथन हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा किस एक जीव की प्रजातियों कवकों के कृषकों के रूप में मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चींटी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म।
अगला प्रश्न है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, संगम साहित्य से जादुई ताकतों का असंगत बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके राजकाल में योगा विशिष्ट का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की स्वर्ण मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी उच्च मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोक्ष प्राप्ति की सर्वोत्तम साधन भक्ति थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, वो शरीर की रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों को से बचाती है। अगला प्रश्न दोस्तों को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथनों के माध्यम से सही कथन को चुनना है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है ओजोन, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों ये रहा आज के यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए जीएस के 100 प्रश्नों का संभावित उत्तर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए एवं वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।